देश में जब भी चुनाव होते हैं तो लाखों ईवीएम में करोड़ों वोट कास्ट यानी दर्ज किए जाते हैं। आपने भी कभी न कभी या हमेशा ही वोट किया होगा और वोट करने के बाद सोचा होगा कि अब जल्दी से रिजल्ट आया और पता चले कि कौन जीता कौन हारा। खैर, रिजल्ट का इंतजार तो हर किसी को होता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपने जो वोट किया है उसकी गिनती होती कैसे है? मतलब कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जो अलग अलग पोलिंग बूथ होते हैं उनके ईवीएम के वोट काउंट कैसे किए जाते हैं? नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सब जानने को मिलेगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। साल 2004 के बाद से लेकर अब तक हर लोकसभा चुनाव में वोटिंग ईवीएम के जरिए ही होती है। लोकसभा के अलावा विधानसभा और ज्यादातर निकायों में भी अब ईवीएम का ही इस्तेमाल देखा जाता है। मतलब कि आपका वोट ईवीएम में रिकॉर्ड होता है। इस वीडियो में भी हम आपको ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड होने से उसकी काउंटिंग तक के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे। अब जिन लोगों ने अब तक वोट नहीं किया है उनकी जानकारी के लिए एक बार ये समझ लेते हैं कि ईवीएम में आपका वोट कैसे रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जानेंगे कि ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती कैसे होती है और एक बार ईवीएम से वोटिंग होने और उनकी काउंटिंग होने के बाद इनका क्या होता है। देखिए, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब कि एक ऐसी मशीन जिसमें आप किसी कागज या किसी पर्चे पर ठप्पा ना लगाकर केवल एक बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं। भारत में ईवीएम को बनाने का काम दो सरकारी कंपनियों के पास है। ये कंपनियां हैं बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और दूसरी है हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL। इस ईवीएम में दो यूनिट होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट पर सारे उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह लगे होते हैं और साथ में बटन भी दिया होता है जिसे दबाकर वोट किया जाता है। दूसरा जो कंट्रोल यूनिट होता है वो चुनाव अधिकारी के पास होता है। इसके बटन चुनाव अधिकारी दबाता है। मतलब ये बटन दबाते ही बैलेट यूनिट एक्टिव हो जाता है और वोट डाला जाता है। वोट डालने के बाद जो बीप की आवाज आती है, इससे पता चलता है कि वोट डल चुका है। एक आदमी के वोट डलने के बाद चुनाव अधिकारी दोबारा से कंट्रोल यूनिट से बटन दबा देता है और दूसरा वोटर आकर अपना वोट दे देता है। तो कुछ इस तरह से एक एक कर सभी के वोट रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। यहाँ अब एक सवाल आता है कि एक ईवीएम में कितने कैंडिडेट के कितने वोट स्टोर किए जा सकते हैं। देखिए, एक ईवीएम में एक बार में 2000 वोट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं अगर कैंडिडेट्स की हम बात करें तो एक ईवीएम में 16 कैंडिडेट्स के नाम रखने का प्रोविजन होता है और अगर कैंडिडेट 16 से ज्यादा हुए तो 64 तक यानी 64 कैंडिडेट्स के लिए 4 ईवीएम को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये ईवीएम M2 ईवीएम्स हैं जो साल 2006 से 2010 के बीच आए थे, उनके बारे में ये जानकारी रही। वहीं साल 2013 के बाद से देखे जाने वाले M3 ईवीएम में कुल 24 ईवीएम को एक साथ जोड़ा जा सकता है, यानी कि एक बार में कुल 384 कैंडिडेट्स तक के लिए वोट कास्ट किया जा सकता है। खैर, ईवीएम के साथ ही आपको एक और मशीन देखने को मिलती है जिसे कहते हैं VVPAT। साल 2013 से मतदान के इस प्रोसेस में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT को जोड़ दिया गया। VVPAT सिस्टम में ईवीएम में वोट देने के बाद उस उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह वाली एक पेपर स्लिप तैयार होती है। जैसे ही आप ईवीएम पर किसी पार्टी के किसी कैंडिडेट का बटन दबाते हैं, मतलब उन्हें वोट देते हैं, तो मशीन के अंदर आपको एक पर्ची दिखाई देती है। इसे देखकर वोटर यानी आप ये कंफर्म करते हैं कि ईवीएम में जो वोट आपने जिसे दिया है, जिस भी चुनाव चिन्ह या कैंडिडेट को दिया है, जिस भी बटन पर दबाया है, क्या वही VVPAT पे उस पर्ची पे दिखाई दे रहा है या नहीं। और 7 सेकंड के बाद ये पर्ची VVPAT मशीन के अंदर चली जाती है जिसे वोट को क्रॉस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईवीएम के अलावा एक और तरीका होता है जिससे वोट कास्ट किए जाते हैं। ये है ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। वोटिंग की ये खास फैसिलिटी उन खास लोगों को दी जाती है जो लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर सेवा में लगे हुए होते हैं, मतलब जो लोग सर्विस वोटर होते हैं। इसके जरिए भी देश में चुनावों में वोट डाले जाते हैं। खैर, एक बार जब पूरी वोटिंग खत्म हो जाती है तो इसके बाद ईवीएम और VVPAT को एक खास और सिक्योर्ड जगह पर इकट्ठा रखा जाता है। इस रूम को स्ट्रांग रूम कहा जाता है। इस रूम की सेफ्टी ऐसी होती है कि स्ट्रांग रूम में 24 घंटे CAPF के जवान तैनात रहते हैं। इसकी 24 घंटे CCTV से भी निगरानी रखी जाती है। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो जैसे वोटिंग की तारीख तय की जाती है, वैसे ही वोटों की काउंटिंग की तारीख भी तय होती है। काउंटिंग के लिए एक खास सेंटर भी बनाया जाता है जो पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी से लैस होता है। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए ये सेंटर एक और लोकसभा क्षेत्र के लिए ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक वोट काउंटिंग से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बेहद जरूरी है। वोट काउंटिंग से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती है। वोटिंग वाले दिन सुबह 6 बजे तक सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पर पहुंचना होता है, यानी जिस दिन वोट की काउंटिंग होती है उस दिन। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारी को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। अब वैसे तो काउंटिंग की शुरुआत सुबह 8 बजे से होती है, लेकिन इसकी तैयारियों के लिए कई अधिकारी सुबह यानी 5-6 बजे तक ही तैनात हो जाते हैं। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि वोटों की गिनती करता कौन है, इसके साथ काउंटिंग सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन लोग होते हैं। देखिए, एक काउंटिंग हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और एक रिटर्निंग अधिकारी के लिए टेबल लगी होती है। हालांकि किसी हॉल में 15 से ज्यादा टेबल लगाने के नियम नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और कोई खास परिस्थिति आई तो उसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अब सवाल आता है कि ये टेबल्स किसके लिए होते हैं, मतलब इन पर कौन बैठता है। देखिए, एक काउंटिंग हॉल में कुल 14 काउंटिंग असिस्टेंट और 14 काउंटिंग सुपरवाइजर होते हैं। ये टेबल इन्हीं लोगों के लिए होती है। इसके अलावा एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए होती है। इन लोगों के अलावा काउंटिंग सेंटर पर क्लर्क और हर एक कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स भी होते हैं। इन सब के अलावा हर एक सेंटर में एक ब्लैक बोर्ड भी लगा होता है। इन सब का क्या काम है, अब एक एक कर ये भी जान लेते हैं। देखिए, काउंटिंग हॉल में जो टेबल्स लगे होते हैं उन्हीं टेबल्स पर एक एक कर स्ट्रॉन्ग रूम से लाए हुए ईवीएम लाए जाते हैं और उनकी गिनती राउंड दर राउंड की जाती है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में एक टोटल बटन होता है, जिसे दबाने पर उस ईवीएम में दर्ज वोट्स के टोटल नंबर को देखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ केवल ईवीएम के सीरियल नंबर के हिसाब से टोटल वोट का डाटा दिखता है, ना कि कैंडिडेट को कितना वोट मिला ये पता चलता है। इसके बाद काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर इनकी लिस्टिंग करते जाते हैं। नियम के हिसाब से हर एक राउंड में एक बार में 14 ईवीएम मशीनों की ही गिनती होती है और गिनती के बाद कैंडिडेट्स और वोट की कैलकुलेशन कर दी जाती है और इन सब के बाद जो आंकड़ा होता है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। ऐसे करते करते सारे वोट्स काउंट कर लिए जाते हैं। काउंटिंग के दौरान हॉल में मौजूद सुपरवाइजरी ऑफिसर हर राउंड की गिनती के बाद रैंडम तरीके से किसी भी 2 टेबल को सेलेक्ट करके उन 2 टेबल के वोटों को क्रॉस चेक भी करता है। जब रिजल्ट की कैलकुलेशन हो जाती है तो फिर इस सारे डेटा को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। काउंटिंग रूम के अंदर की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि जिन स्टाफ, ऑफिसर्स और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स को परमिशन मिली होती है, केवल वो ही लोग अंदर काउंटिंग सेंटर में जा सकते हैं। सिक्योरिटी ऐसी होती है कि जब तक रिटर्निंग ऑफिसर बुलाए ना, कोई पुलिसकर्मी भी अंदर नहीं आ सकता। इसके अलावा नियम तो ये भी है कि भले ही कोई भी केंद्र या राज्य सरकार का मंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो उम्मीदवार नहीं है तो वो काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जा सकता। नियम ये भी कहते हैं कि काउंटिंग सेंटर में तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों के अलावा और जो कर्मचारी हैं इनके अलावा किसी को भी हॉल में मोबाइल तक ले जाने की परमिशन नहीं होगी। गिनती के समय वीवीपैट पर्चियों और उससे संबंधित ईवीएम के वोटों के रिजल्ट को भी जरूरत के हिसाब से टैली किया जा सकता है। वीवीपैट की काउंटिंग भी कुछ खास कंडीशंस में ही की जाती है, जैसे कि एक पोलिंग स्टेशन को रैंडमली सेलेक्ट कर ईवीएम से क्रॉस चेक कर लिया जाता है, या फिर अगर कैंडिडेट या फिर उसका कोई एजेंट लिखित तौर पर ये रिक्वेस्ट करे कि उसके पोलिंग बूथ के लिए वीवीपैट की काउंटिंग करी जाए, ऐसे कंडीशंस में वीवीपैट के पर्चियों की गिनती भी की जा सकती है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में वीवीपैट की पर्चियां और उससे संबंधित जो ईवीएम है उसके डेटा मैच कर जाते हैं, यानी टैली कर जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों टैली नहीं करते हैं, यानी दोनों के आंकड़ों में फर्क देखा जाता है, तो ऐसे मामलों में वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उनके आंकड़े जो आते हैं उसे ही फाइनल माना जाता है। खैर, वोटों की काउंटिंग के बाद ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के ऑफिसर इंचार्ज या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो मशीन को क्लोज कर देते हैं, यानी मशीन का क्लोज बटन दबा देते हैं और फिर मशीन स्विच ऑफ कर देते हैं। इसके बाद बैलेट यूनिट को उसके कंट्रोल यूनिट से अलग कर दिया जाता है और फिर कंट्रोल यूनिट को सील करके रख दिया जाता है। इसके डेटा को तुरंत डिलीट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर काउंटिंग के बाद कोई कानूनी कार्रवाई होगी या फिर रीकाउंटिंग की जरूरत होती है तो कोर्ट के आदेश पर इस कंट्रोल यूनिट के डेटा को दोबारा से चेक किया जा सकता है। वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल की होती है, इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर डाटा की बात करें तो इसमें जो डाटा होता है उसे ताउम्र यानी कि ईवीएम की पूरी उम्र तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
इसका डाटा तभी हटाया जाता है जब इसे डिलीट कर नई वोटिंग के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि मशीन को नई वोटिंग के लिए भेजा जाता है। तब तक के लिए इन ईवीएम को जिले के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि डीईओ की निगरानी में गोदाम में रख दिया जाता है। गोदाम भी कोई ऐसा वैसा नहीं, गोदाम में डबल लॉक सिस्टम काम करता है, जहां गोदाम की सुरक्षा में पुलिस बल हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी रहता है। अब नई वोटिंग के लिए इस्तेमाल करने से पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईवीएम में पहले से कोई वोट सेव नहीं किया हुआ है। इसके लिए वो रिजल्ट बटन दबाकर ये चेक कर लेते हैं कि मशीन में पहले से कोई वोट तो स्टोर्ड नहीं है। इसके बाद ईवीएम के साथ एक मॉक ट्रायल कराए जाते हैं और वापस से मशीन का क्लियर बटन दबाकर एकदम से फ्रेश ईवीएम को नए वोटिंग के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से देश में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के या फिर किसी निकाय के, जिन भी जगहों पर चुनाव होता है और उनमें ईवीएम का इस्तेमाल होता है, उन ईवीएम में रिकॉर्ड किए हुए वोटों की गिनती कुछ इस तरह से ही होती है। खैर, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।